जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर, और यही नहीं, जब उनका निधन हुआ था, उनके जन्मदिन होते हैं, हर दिन पे मैं आपसे कहता हूं, मुंबई शहर के सड़कों पे चले जाइए, हर पार्टी, हर नेता उनके जन्मदिन और उनके स्मृति दिन में होर्डिंग लगाती है। आपको हर पार्टी के नेताओं के होर्डिंग दिखाई देंगे, उसमें उनके विषय पे कभी भी कोई पार्टी ने या उनके विषय पे कभी कोई पार्टी ने कोई ऐसा परहेज नहीं किया। बट संकट ऐसा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री का जो एक स्तर है वो धीरे धीरे या काफी हद तक ऑलरेडी गिर चुका है। जो लोग हिंदुत्व का ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं वो आजादी के पहले ये नहीं जानते 1942 में ये लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार स्थापन करके बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री हुआ करता था। इनके पार्टी के इनके नेता जो हैं, इनके जो आदर्श पुरुष हैं, वो उनके उस पार्टी में बंगाल में उप मुख्यमंत्री का पद निभाते थे और देश की आजादी के संघर्ष का विरोध करते थे। उस संघर्ष के दौरान पे अगर आप थोड़ा सा नजर डाल के देखेंगे तो उस समय कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था और मुस्लिम लीग जो है, जो आरएसएस की उस समय पार्टनर हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं भी देश की आजादी के संघर्ष में दिखाई नहीं दी। जितना क्लियर आज आप कह रहे हैं, जो इतिहास की आप बात कर रहे हैं, अभी चर्चा संगीत रागी जी से कर लूंगी, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं की। जितना क्लियर आपने कहा कि उस वक्त कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था, तो आज क्यों नहीं खुलकर कांग्रेस सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। लगाना चाहती है बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले, मैं आपको ये भी बताता हूँ, बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले कांग्रेस के साथ एक अच्छा रिलेशन हुआ करता था। इंदिरा जी का और बाला साहेब ठाकरे के बड़े अच्छे इक्वेशन हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान किया करते थे। रेगुलर उनकी मुलाकात हुआ करती थी। यही नहीं, मैं आपसे यही कहता हूं, संजय गांधी के निधन पर बंबई बंद का नारा बुलंद की आवाज जो है बाला साहेब ठाकरे की थी। लेकिन फिर जब तक सियासत की बाला साहब ठाकरे ने, जब तक वो रहे, उसके बाद बताइए ना कितनी दोस्ती कांग्रेस से। हिंदू हृदय सम्राट जो है, इस टैग से अगर किसी को तकलीफ है तो वो मोदी को तकलीफ है, क्योंकि मोदी स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना चाहते हैं, इसलिए उनको तकलीफ है कि वो नाम नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बस एक जवाब संगीत रागी जी से लेना। संगीत रागी जी, देखिए आनंद तिवारी जी अपनी तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए कुछ कुछ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी थी इतिहास में, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए पहले तो अच्छे संबंध थे ना इंदिरा जी से, बाला साहब। मैंने यही कहा, मैंने कहा हिंदू पार्टी के रूप में उसको घोषिट किया गया। हाँ, यही तो सर बात यही समझ रहे, मत कीजिएगा वो। कांग्रेस ने हमेशा मैं ट्विस्ट नहीं कर रही सर, मैं ट्विस्ट नहीं कर रही, लेके चलने का बात किया। ठीक है तिवारी, यहाँ पे हिंदू पार्टी कहलाती थी, माय मिस्टेक, मैं इसे करेक्ट कर लेती हूँ। अरविंद तिवारी जी कहलाती थी। आप बोलिए संगीत रागी जी। उसको लागत फैलाने वाली पार्टी बना के क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था, और क्विट इंडिया विरोध का डॉक्टर अंबेडकर ने ये तक कहा था कि गांधी ने बहुत गलती की है। जरा गांधी को गरिया करके, जरा अंबेडकर को ये गरिया करके क्विट इंडिया मूवमेंट पर देख ले। एक दूसरी बात, जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी तो एक शर्त थी जिसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं कि तुम पाकिस्तान का डिमांड नहीं रखोगे। इस शर्त पर समझौता होकर के सरकार में टू नेशन थियरी आरएसएस और मुस्लिम लीग की सहमति नहीं है। मालूम नहीं, कहानी रचने का काम बंद कर दीजिए राजी जी। अरे भाई, झूठ कहानी सावरकर ने नहीं दिया था, सावरकर जी ने नहीं दिया था, बन के बैठे हैं, इससे कोई साबित नहीं हो सकता। आपका सोना क्या है ये समझ में आता है। टू नेशन थियरी को उस पर क्लैरिफिकेशन दिया था। जनक थे, मैंने किसी भी प्रकार से और मुस्लिम लीग टू नेशन थियरी के जनक थे। अरे भाई, अखंड भारत की बात करते थे सावरकर, दो नेशन की बात नहीं करते थे। नेहरू ने उस पर अब समझौता किया। देश के विभाजन कभी भी काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने साइन किया, सावरकर जी ने साइन किया। कभी भी आपने काम नहीं किया। भारत विभाजन पर सावरकर जी ने साइन नहीं किया। सावरकर पर तो जवाब जयसवानी जी देंगे, अरविंद तिवारी जी आपको समझा पाएंगे। बहरहाल संगीत रागी जी को एक बार कंप्लीट करने दीजिए। साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने की थी, और श्रीमती सोनिया गांधी आजादी की लड़ाई तब नहीं कर रही थी। इतिहास है। अरे भाई, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं
कि आईना तो हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी सच्चाई को आपको उजागर करके। मूवमेंट में किसी भी भारतीय देश से कोई लेना देना नहीं, समर्थन दिया था। विचारधारा ने देश के संविधान को इंडिया मूवमेंट पर तो गाली दिया था अम्बेडकर ने। चलिए, बाबा साहब ठाकरे की चर्चा होते होते इतिहास में पहुंच गए, आजादी से पहले तक पहुंच गए, लेकिन अरविंद तिवारी जी सवाल मूल इसी बात को लेकर था कि जो, ठीक है अरविंद तिवारी जी, ठीक है, आपका इतिहास आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो आप सावरकर पर कह रहे थे उसका जवाब जयेशवानी देंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल शहजाद पूनावाला जी आप पर खड़े हुए थे और एक सवाल मेरा रह गया था, मुझे याद आया, आप इन पर तो आरोप लगा रहे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग बोल सके आपका राय, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, आपका विचारधारा उस पर यह एग्री बैठता है या नहीं बैठता है, आप क्या सोचते हैं। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, शहजाद पूनावाला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको कैसा भाया वो भी बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर इस वीडियो में जैसे आप लोगों को पता है डिबेट हो रहा है शहजाद पूनावाला वर्सेस महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर, और कुछ हद तक झारखंड भी और यूपी में जो बाईपोल्स हो रहा है उसके ऊपर भी, बिहार में भी बाईपोल्स हो रहा है, और बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल में भी, बांग्लादेश इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जो हिस्से हैं वो भी बांग्लादेश जैसे ही रिजेंबल करते हैं। और झारखंड आप लोगों को बताइए, उधर बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ गए और हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनको शोषित कर रहे हैं, उनका गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे उधर बैठ के, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर इस वीडियो में जो हमारे शहजाद पूनावाला जी हैं वो महाविकास अघाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी में अपना प्रवेश कर चुके थे 2019 के इलेक्शन के बाद। उस इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े थे और उन दोनों को मिला के एक बहुमत मिला था उनको। उस बहुमत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ विलय कर लिया क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना था, और उनकी जो पार्टी है उनको लग रहा था कि वो जो एक अपर हैंड हुआ करता था ना शिवसेना के हाथ पे, जब तक बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो अपर हैंड अब चलते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, और बीजेपी उनकी जो एरिया से उधर इंक्रोच कर रहा है और ऑल महाराष्ट्र पार्टी बन रहा है। महाराष्ट्र के सब जो एरियाज़ है ना, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, दूसरे कोंकण हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, नॉर्दर्न महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, सारे के सारे जगहों में बीजेपी एक पकड़ बना रहा है। और उस पकड़ बनाने के कारण जो महाराष्ट्र के जो शिवसेना की लीडरशिप है उसको बहुत इनसिक्योरिटीज़ पाल ली थी, और उस इनसिक्योरिटीज़ पालने के कारण बीजेपी को दरकिनार रख दिया था उन लोगों ने। और जैसे आप लोगों को पता है 2014 में तो एक वेव इलेक्शन हुआ था और बीजेपी महाराष्ट्र में एक पार्टी खुद उनकी बलबूते में 135 सीट्स आए थे, उधर 150 ऐसे कुछ सीट्स हैं जो बहुमत मानता है, और उस बहुमत से ज़्यादा थोड़ा सा ही कम थे और शिवसेना को मिला के वो बहुत अच्छा मेजॉरिटी में जा रहे थे। तो फिर ये एक उनका एक पॉलिटिक्स हुआ था। तो फिर जैसे आप लोगों को पता है इस इलेक्शन में शिवसेना कांग्रेस के साथ है, जिस कांग्रेस के साथ है उस कांग्रेस के साथ है जिसको हमारे बाला साहब ठाकरे ने बहुत वेहीमेंटली अपोज किया था। ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कांग्रेस नहीं है। इंदिरा गांधी और कुछ हद तक राजीव गांधी की जो कांग्रेस थी वो एक एंटी हिंदू कांग्रेस नहीं बोल सकते, एक न्यूट्रल और समवॉट लिटिल बिट मुस्लिम कांग्रेस बोल सकते हैं, पर वो इतना
वेहेमेंटली एंटी हिंदू कांग्रेस नहीं थी, और जब वो वेहेमेंटली एंटी हिंदू कांग्रेस बन गई तब बाला साहब ठाकरे ने उसको पूरी तरह अपोज़ किया, और ख़ासकर सोनिया गांधी को तो ऐसे अपोज़ किया कि उनको तो सोनिया गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और सोनिया गांधी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी उन्होंने किए थे। और ये जो अभी शिवसेना अभी हाथ मिलाए बैठे हुए है उस पार्टी के साथ, जो मुसलमानों को एक पुश्त पूरी तरह एक नैरेटिव है ना, उस नैरेटिव में पकड़ बनाने की कोशिश बना देती है। और जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा इस इलेक्शन में उलमा काउंसिल और दूसरी जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महाराष्ट्र में है, मराठी मुसलमान काउंसिल, ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स हैं, उन काउंसिल्स ने बीजेपी को अपोज करने के लिए महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट दिया है, और बहुत सारे जो डिमांड्स दिए हैं उसके लिए वो आप लोगों को दिखाई दिए होंगे। जैसे अभी इलेक्शन से पहले अभी ये सैयद नौमानी नाम के एक ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड जो है ना, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उस बोर्ड ने बोला है कि 10% आरक्षण वक्फ बोर्ड को डिफेंड करने का, और रामगिरी महाराज जो थे उन्होंने जो कमेंट किया था इनके रिलीजियस फिगर्स पे, उनके ऊपर एक्शन लेने का, और भी बहुत सारे जो एंटी हिंदू कमेंट्रिएट इन लोगों ने किए थे उनको बचाने का, और बहुत सारे जो दंगाई 2014 से अभी तक जो पकड़े हैं और जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनको बाहर निकालने का, ऐसे बहुत सारे डिमांड्स दिए हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में अगर ये बीजेपी हार गई तो पूरे देश में जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो भी तख्ता पलट हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये जो महाविकास आघाड़ी है वो भी उनको बहुत क्लैंडस्टिनली अभी सपोर्ट कर रही है। पहले तो थोड़ा सा तो विपरीत बात करते थे, पर अभी वो विपरीत बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये 24 के इलेक्शन के बाद जो एक मुस्लिम वोट इनको मिला था ना, एक पुश्त मिला था, ऐसे मिला था कि जैसे ब्राह्मण करके मिला था, बिल्कुल धड़ाधड़ वोट किया था इनको। और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो 400 पार के कारण बहुत सारे घर में बैठ गए। बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स हैं उनको लगने लगा कि ये जो झूठ है कांग्रेस ने फैलाया था कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे और संविधान को हटा देंगे, वो झूठ को भी पकड़ लिया उन्होंने। उनको लगा कि हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो झूठ भी पकड़ के इनको बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो थोड़ा सा झटक गया, और SC ST नॉन जाटव SC ST वोट बैंक है वो भी छिटक गया। उनको लगने लगा कि हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे, और ये बहुत प्रबल तरीके से इस झूठ को फैलाया। पर अब वो झूठ का एक्सपायरी डेट हो गया है, और महाराष्ट्र में मेरे को तो लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी नंबर में लेके आएगी, और 50 to 60% बीजेपी जीतेगी। और समझ लीजिए अगर बीजेपी का 130 से लेके 140 भी आ जाए तो फिर गवर्नमेंट तो बीजेपी बनाएगी, क्योंकि इनको तोड़ मोड़ के जैसे अमित शाह है वो बना लेंगे, और ये जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं है वैसे ही गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट तो वही बनाएगी अनटिल एंड अनलेस कि महाविकास आघाड़ी का जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो। समझ लीजिए 190 हो, 180 हो, 170 हो, मैं समझता हूँ 170 हो जाए तब भी ठीक है महाविकास आघाड़ी के लिए। पर बीजेपी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर से जीत सकता है, तो फिर बीजेपी को उसमें ध्यान देना चाहिए। और यूपी में तो मेरे को लग रहा है 7-2 हो सकता है, 9 में से 8-1 हो गया तो फिर मिरेकल हो जाएगा, बिल्कुल अबाउट टर्न होगा पूरी तरह, और अखिलेश यादव से अगेंस्ट वो होना भी चाहिए। और बाला साहब ठाकरे का जो लेगेसी है उसको बचाने के लिए मराठी वोटर्स को घर से बाहर निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए बीजेपी के लिए, ताकि ये जो तुष्टिकरण है वो ख़त्म हो। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और धर्म युद्ध की तरह धर्म वोट करिए, वोट जिहाद को ख़त्म करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भगवान।